नमस्कार, आप सभी का विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज मैं हिंदी में इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं हिंदी में चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करता। उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैंने फैसला किया है कि हम हिंदी में भी कुछ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देंगे और कुछ वक्त बाद हम दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सब चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, क्योंकि क्लास 12 का बोर्ड्स को दिमाग में रखते हुए वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9 चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मल्टीप्लायर का। तो वो चैप्टर्स जानने के लिए ये बेस होना जरूरी है और ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चैप्टर 7 है एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या है वो जानना है पहले और एग्रीगेट सप्लाई क्या है वो जानना है पहले। हमने डिमांड और सप्लाई तो किया था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड मतलब जो भी सारे सेक्टर्स है इकोनॉमी में वो सब मिल के कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं अपना इनकम को मद्देनजर रखते हुए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो एक साल के दौरान में सारे सेक्टर्स मिला के कितना खरीदना चाह रहे हैं, कितना प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए। ठीक है, दिस इज एक्स एंड ए, मतलब जो प्लान किया है ये रियलाइज नहीं हुआ है। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब ये होता है कि जो सारे सप्लायर्स मिलके कितना दे आर विलिंग टू सप्लाई। ओके, सो सारे सप्लायर्स मिला के, सारा प्रोड्यूसर्स मिला के एक इकोनॉमी में एक वर्ष के अंदर कितना दे आर विलिंग टू सेल, कितने प्लान कर रहे हैं सेल करने का, कितना काबिलियत है उन लोगों का सेल करने का, ये सारा चीज आता है एग्रीगेट सप्लाई में। ठीक है, तो हम आज एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स के बात करते हैं। अगर इसका कंपोनेंट्स का बात किया जाए तो कंपोनेंट्स है C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। सो प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन हम सिर्फ दो सेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, वो है C एंड I। सो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये दोनों ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बाकी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। और इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम ऑटोनोमस ले रहे हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपका इनकम से प्रभावित नहीं होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर इनकम इज, योर इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, कुछ इनकम की वजह से कुछ चेंज नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, तो अब अगर आपका इनकम मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, तो कंजम्पशन सोच लीजिए कि आपका कंजम्पशन शुरू में क्या है कि आप एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब आपका इनकम या 0 हो या जितना भी हो, आप कंजम्पशन तो करने वाला है, या तो बाहर से लोन लेके, है ना, चाहे भी कोई भी तरीके से कंजम्पशन तो करते हैं।
सो जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन रहता है, तो हम कंजम्पशन 40 दे देते हैं। फिर हम इंडिविजुअल लेवल में भी अगर देखा जाए तो जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। और किन्स कहता है, और एक सच भी है, कि जैसे आपका इनकम ज्यादा ज्यादा होता जाएगा हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने का रेट इनकम से थोड़ा कम होगा। जितना ज्यादा इनकम उतना ही उसका कम पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं। अगर कंजम्पशन बढ़ भी गया तो 40, 120, 200, 280, 360 और 440। ओके, सो कंजम्पशन इतना है। तो इन्वेस्टमेंट हमने बोला है कि ये ऑटोनोमस है, कांस्टेंट रहेगा, तो हम 20 दे रहे हैं इसको। ये किसी भी इनकम या किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या है, C प्लस I, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड कितना होगा, देखो 60, 140, 220, 300, 380, 460। ठीक है, सो ऐड किया है इसको, ये दोनों को। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड आ गया आपका। अब देखिए, अगर हमने इधर सेविंग भी डाल दिया तो आप देखिए, पहले इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन हम 40 कर रहे हैं, तो मतलब सेविंग तो -40 हुआ। अब देखो कंजम्पशन 20 ज्यादा कर रहे हैं इनकम से, तो -20 हो गए। अब ये पॉइंट है जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो सेविंग 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, तो ऐसा चलता रहेगा। अब सेविंग में ध्यान देने का जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए आप एग्रीगेट डिमांड को C प्लस I में ध्यान दीजिएगा। आपका जैसे इनकम बढ़ रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, Y से डिनोट किया जाता है इनकम को, आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आपका एग्रीगेट डिमांड भी जैसे इनकम बढ़ता है आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसको डायग्रामेट्रिकली समझते हैं। अगर डायग्राम के से समझना है तो आपका Y एक्सिस ये हुआ, ये X एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ, और आपका देखिए जब 0 इनकम था तब आपका कंजम्पशन 40 था। तो 0 इनकम में भी इस साइड इनकम देते हैं, ठीक है, सॉरी, इस साइड देते हैं आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इस साइड देते हैं इनकम। अब देखिए, जब आपका 0 है इनकम तब भी आपका कंजम्पशन तो पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये स्टार्ट हो रहा है इधर से, और जैसे इनकम बढ़ता जाएगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ स्लोप होता है, तो ये है कंजम्पशन का। अब हमने बता ही दिया था आगे कि हमने अजम्पशन क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस लेंगे, तो 20 कांस्टेंट था हमारे एग्जांपल में, तो ये सीधा लाइन, ये हुआ I, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू X एक्सिस, ये हो गया आपका एग्रीगेट, सॉरी ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया आपका कंजम्पशन। अब जब ये दो जोड़ोगे आप, C प्लस I करोगे, तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा अपना, है कि नहीं। सो आपको एग्रीगेट डिमांड लाइन क्या है, C में जितना ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह रहा है, ये इधर बना दीजिएगा, ये हुआ आपका एग्रीगेट डिमांड। सो देखिए, आप क्या समझ रहे हो इधर से, Y एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड है या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, X एक्सिस में इनकम है, जैसे इनकम बढ़ता जाएगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और जब 0 इनकम था तब भी पॉजिटिव कंजम्पशन तो था, तो इसको बोलते हैं C डैश, दैट इज C डैश मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब आपका इनकम 0 भी है तो आपका स्टिल कंजम्पशन तो हो रहा है, तो इसलिए ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको ON बोलते हैं, दे देते हैं नाम इसको, ठीक है। तो OC हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन,
जो जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी आपका पॉजिटिव है। और जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे कंजम्पशन तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप एग्जैक्टली जितना इधर है इतना ही होगा, क्योंकि सी प्लस आई ही एग्रीगेट डिमांड बनाता है। तो सी में ये जितना ऐड कर दो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, और ये पैरेलल है, पैरेलल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है ये हर एक जगह शुरू से लेकर अंत तक कांस्टेंट रह रहा है। तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। अब बाद में हम करते हैं नेक्स्ट, हम करते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल और विलिंग टू सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम C प्लस H भी बोलते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम और नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इनकम है आपका, या तो आप कंज्यूम करते हो इस इनकम को, या तो आप सेव करते हो उस इनकम को, ठीक है। तो या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप सेव करते हो, राइट, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर इनकम है तो इसको C प्लस S लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनकम या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं, है कि नहीं। सो y इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू C प्लस S लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब भी 45 डिग्री लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री, कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। इधर होगा इनकम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि हर एक पॉइंट जब आप एस को देखोगे तब C इक्वल टू सॉरी इनकम इक्वल टू C प्लस S, दैट मींस या तो आप आपका इनकम कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। जो ये 45 डिग्री लाइन या इनकम लाइन दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? एक सिर्फ रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये सिर्फ रेफरेंस लाइन है। वास्तव में क्या होता है कि आप कंज्यूम भी करते हो। अगर आपने अगर पूरा इनकम ही कंज्यूम कर दिया तो ऐसा कुछ होगा कंजम्पशन लाइन में, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। तो क्या है, आप कंजम्पशन देखो, अगर आप कंजम्पशन कर ड्रॉ कर दो इधर, ये एरो देके इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखिए, सो शुरू में जब जीरो इनकम था पर भी पॉजिटिव कंजम्पशन था, तो उस वक्त आपका जितना इनकम है उससे कहीं गुना ज्यादा आपका कंजम्पशन है। तो ये पोर्शन को बोला जाता है टी सेविंग्स, कि आपका जितना कमाई है उससे भी ज्यादा खर्च कर रहे हो। अब ये पॉइंट में जब आ जाता है, इसको ई देंगे नाम, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आपका एग्रीगेट सप्लाई सॉरी और इनकम वो कंजम्पशन से ज्यादा हो जाता है। सो जब आपका इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो जाएगा, आपका सेविंग शुरू हो जाएगा। सो ये पोर्शन है सेविंग्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनकम कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, रियलिटी में क्या होता है, आप शुरू में जब आपका इनकम है ही नहीं तब भी कंज्यूम कर रहे होते हो, तो आपका डी सेविंग्स बन जाता है। बाद में जाके जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल बन जाता है, उस चीज को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इधर सेविंग इक्वल टू जीरो है ब्रेक इवन पॉइंट में, उसके बाद आपका इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो आपका सेविंग भी शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे, ठीक है।
जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़िए और अपना ध्यान भी रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज के लिए विदा चाहता हूँ। अगले क्लास में प्रॉपर्सिटी टू कंज्यूम करके ये चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।